Welcome dear students. Today we learn second chapter of the syllabus, the globalization. Let we start now. We have studied the changes that took place in the world after 1991. We read about the changes that took place in Eastern Europe in 1989, the Kuwait crisis of 1990s, and the disintegration of the Soviet Union in 1991. It was during the Kuwait crisis that the term New World Order was used to describe the nature of world order. After the disintegration of the Soviet Union, two terms can be used. First is post-Soviet world order and post-Cold War era. All these three terms focus on the political and security situation that evolved after 1991. In the early 1990s, another term started to be used. The term was globalization. Unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. It included the nature of economic, ideological, political, technological, social, and cultural changes that took place in the world after 1991. Today we use the term globalization to describe the post Cold War era. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने 1991 के बाद दुनिया में जो कुछ भी चेंजेस हुए, जो कुछ भी बदलाव हुए, उसकी जानकारी हमने प्रीवियस लेक्चर में ली। इसके अलावा 1989 में पूर्वी यूरोप में जो बदलाव आए, उस वजह से दुनिया में जो चेंजेस हमें देखने को मिला था, इस सारी घटनाओं का स्टडी हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। 1990s में कुवैत की जो समस्या निर्माण हुई थी और 1991 में यूएसएसआर मीन्स सोवियत रशिया कोलैप्स कैसे हुआ और किस तरह से हुआ और उसके पीछे क्या घटनाएं घटी थी, ये सारा जिक्र हमने पहले चैप्टर में हमने देखा है। कुवैत समस्या के दरमियान द वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम, ये नया कंसेप्ट दुनिया के सामने आया। इसके बाद सोवियत से रशिया के कोलैप्स होने के बाद सोवियत रशिया के बाद की दुनिया और सर्द जंग के बाद का दौर, ये दो नए कंसेप्ट दुनिया के सामने आए और अलग अलग तरीके से इन टर्म्स को किस तरह से यूज़ किया गया। 1991 के बाद सियासी और सुरक्षा के मामले हेतु अलग अलग नए वर्ड दुनिया के सामने आए, अलग अलग नए कंसेप्ट दुनिया के सामने आए। 1990s के दौर में एक नया वर्ड दुनिया के सामने आया और वो बहुत अहम था और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था। यह वर्ड था ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद सियासी, समाजी, कल्चरल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी और सोच के प्रति बदलाव को इनमें शामिल किया गया। तो दोस्तों, अब हम ये सारे जो प्रीवियस घटनाएं जो घटी थी, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सारे घटनाओं का जिक्र हमने लास्ट चैप्टर में किया था और हर चैप्टर जब ख़त्म होता है तो उसकी इंटरकनेक्टिविटी सेकंड चैप्टर में दी गई जाती है, या हर चैप्टर एक दूसरे के चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। What is the globalization? When we talk of globalization, we say that the world has become more interconnected. Technological developments have helped this interconnectivity. For example, online applications can be made for admission to any college or university abroad. Similarly, mobile calls or WhatsApp messages can be made from any part of the world to your friends and family.
Changes have taken place in economics and trade. Indian fruits and flowers are exported to Europe and America. Various consumer goods from Europe, America, or China are available in the Indian market. तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम तब बात करते हैं जब हम एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाली तरक्की और जो बदलाव आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहरी मुल्क में हम कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते हैं, साथ ही हम अब अपने दोस्तों को, फैमिली से या किसी फैमिली को हम क्या करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में भी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हम एक दूसरे से क्या है, हम कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बदलाव आया हुआ है, तो हमें हर तरह के अलग अलग चेंजेस हमें इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट में दिखाई देते हैं। हमारे देश में जितने भी फल आते हैं, हमारे एप्पल हो, रायगढ़ का आम हो, इसके बाद नासिक के अंगूर हो, हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे देश में भेजे जाते हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में भी यूरोप और अमेरिका से, चाइना से अलग अलग तरीके से जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो आज हमारे इंडियन मार्केट में क्या है, इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात देखनी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जितना भी माल हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं, हम बाहरी मुल्क में क्या कर सकते हैं, इजीली भेज सकते हैं। और हमारे मार्केट में भी इजीली बाहरी मुल्क के, अब फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, फॉरेन की गाड़ियाँ आज हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हर तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर आज हमारे इंडियन मार्केट में फॉरेन की गाड़ियाँ है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में मोबाइल कंपनीज़ है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं तो जितने भी साउंड सिस्टम आते हैं, टीवी आते हैं, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आज हमारे इंडियन मार्केट में फॉरेन के अवेलेबल है। किसकी वजह से? सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट में, जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रीज जितना भी निर्माण करती है, वो सारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, बाहरी दूसरे मुल्क में भी हम बेचने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज interconnectedness among countries and people and events in part of the world have an impact on another part. There are various ways of looking at this change. One argument is that while interconnectedness has increased, the importance of the state structure has not declined. In fact, the concept of nationalism is still very much alive. Some feel that economics and technology are key factors that have brought the world together. They argue that the concept sovereignty and jurisdiction of state is now being challenged. There are others who give importance to civil society and non-state actors. According to them, social movements cut across states boundaries and focus on humanitarian problems of the people. तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मुल्क और मुल्क में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक दूसरे से जुड़े हुए मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया की वजह से हर जगह पर होने वाली घटनाएं तुरंत आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कौन से देश में, कौन से कोने में क्या हालत है, ये आपको तुरंत पता चल जाता है। दुनिया में किसी भी एक जगह पर होने वाली घटनाओं से दूसरी जगहों पर असर होना आम तौर पर देखा जाता है। इन बदलावों को और इन बदली हुई घटनाओं की तरफ देखने के लिए
अलग अलग एंगल से देखना ज़रूरी है। इसमें एक एंगल ऐसा भी है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भले ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुल्क की जो व्यवस्था होती है उसकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। आज की नेशनलिज़म की अहमियत बरकरार है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स ने मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाया है। तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पहले इंटरनेट के ज़रिए हम क्या है, हर एक मुल्क में रहने वाले लोगों से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, वी चैट है, इंटरनेट वीडियो कॉलिंग है। इसके माध्यम से हम ग्लोबली एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने ग्लोबलाइजेशन का मतलब और ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट हमने आज के लेक्चर में क्लियर की। अगले पॉइंट में और अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।